threshold frequency of a certain metal is 3.3 into 10 raised to power 14 hertz. If the light of frequency 8.2 10 raised to power 14 hertz is incident on metal, cut off voltage for photoelectric emission. Cut off voltage मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करना है, आपको पता करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज। देखो हमें पता है, अब ये किसमें आता है वी नॉट, किसमें आता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट, इसी में आता है। एक और हमें रिलेशन एक और हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे भी तो होता है फ्रॉम 1 एंड 2। आप ऐसे लिख सकते हो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। ये इसलिए ले लिया एच कॉमन, फ्रीक्वेंसी इन इंसिडेंट और थ्रेशोल्ड हमें गिवन है, ठीक है जी। तो एच कितना है 6.625 10 raised to power minus 34 और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट 8.2 10 raised to power 14 minus 3.3 10 raised to power 14। ये v नॉट e की वैल्यू इस साइड डिवाइड में आ जाएगी 1.6 10 raised to power minus 90 वोल्ट में आंसर आ जाएगा आपका। वैल्यूज ये पुट हो गई, सॉल्व कर लो बस आप। देखो कितना आ गया हमारे पास, V नॉट इज इक्वल टू 6.625 10 raised to power minus 34। 8.2 में से ये माइनस करो एक बार आप, 3.3 4.9 आ, तो 4.9 into 10 raised to power 14 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 9, तो 16 4 सा, तो हम 4 ही लिखेंगे, 4 के साथ 4.9 को मल्टीप्लाई करें 19.6 into 10 raised to power 14 minus 34 minus 20 plus 19 माइनस 1 आ गया 1.96 आ गया वोल्ट, और अप्रोक्सीमेट 2 वोल्ट आप इसको लिख सकते हो 1.96, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट। देखो हमने ना एक आर्टिकल किया था, उसमें डायरेक्ट हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकाली, वो क्या थी 12.27 by √v एंगस्ट्रॉम। तो इसमें आप डायरेक्टली वोल्टेज की वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है जी। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 1.58 एंगस्ट्रॉम, 1.58 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमारे पास 60 है, 8 का रूट सॉरी 8 का स्क्वायर क्या 64 होता है ना, 7 का 49, तो ये 8 के पास होगा 7 पॉइंट समथिंग, 7.7 समथिंग, ठीक है ना। 7.7 समथिंग लेके आप डिवाइड करोगे तो 1.58। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन इज 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 2 10 raised to power minus 10। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है ना। वेलोसिटी पता करनी है, क्या आएगा h बाय m इनटू लैम्डा, ये ऊपर लैम्डा नीचे 6.625 10 raised to power minus 54। मास इज 1.67 minus 27, लैम्डा हमारे पास है 2 into 10 raised to power minus। तो ये देखो आप इसको सॉल्व करो बस 1.67 1.6 1.67 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई
6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ रहा है? ये तो ज्यादा आ रहा है। 4 से करके देखो, 6.68 आ रहा है। तो इसको अप्रोक्सीमेट 4 से मल्टीप्लाई करके मान लो ये 4/2 कितना आ गया? 2। 10⁻⁻34, नीचे 10⁻⁻ का 37, ये ऊपर जाके प्लस होगा 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आंसर है, ठीक है। अब सेकंड रहेगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। सिर्फ आपने वैल्यूज पुट कर लेना है। मास कितना है? 1.67 - 27। वेलोसिटी का स्क्वायर 2 2 4 10⁻³ to 10 स्क्वायर किया है इसका। ये 2 2 ज़्यादा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमेरिकल नंबर 13 करते हैं। फाइंड टी Broglie wavelength of alpha particle when accelerated through a potential difference of 10⁻⁷ volt। h दिया है, e की वैल्यू गिवन है और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है। देखो डी Broglie wavelength सिंपली आप सोचो क्या होती है? h/mv, ठीक है। मास पता है हमें बस अल्फा पार्टिकल का, वेलोसिटी थोड़ी पता है। वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी कैसे पता करें? कोई इसमें वेवलेंथ वगैरह भी नहीं, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं पता हमें। देखो ये क्या है? मोमेंटम है ना। मोमेंटम का एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या? मैं साइड में आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बट मैं यहाँ पे करके बताऊंगा आपको। मोमेंटम P = mv। अच्छा, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिखिए। मान लो काइनेटिक एनर्जी E है, वो क्या होगी? हाफ m। काइनेटिक एनर्जी के साथ पता करना है ना रिलेशन हमने, तो ये देखो मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। पर मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। हम क्या करते हैं? इसको मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड। वो इसलिए ताकि ये नीचे तो 2m बट ऊपर मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर आ हो गया ना। और ये मास इनटू वेलोसिटी क्या है हमारे पास? मोमेंटम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंटम का स्क्वायर कितना आ गया? 2m3। मोमेंटम कितना आ गया? √2m3। या तो मैं इस मोमेंटम की जगह क्या लिख सकता हूँ? मेरी एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन के लिए हम ना डायरेक्ट लिखते हैं डी Broglie 12.27 y√3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी पार्टिकल आ जाए आपको ऐसे करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2m3 लिख सकते हैं। अब आगे ये एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क बाय डेस्क चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्क डन आ गया। वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी की। तो ये फॉर्मूला बनता है मेन। इसके बाद ये फॉर्मूला मैं किसी भी पार्टिकल में अप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी पार्टिकल। पर पार्टिकल हमारे पास कौन सा है? अल्फा पार्टिकल, ठीक है जी। देखो h पता है हमें, 2 पता है, मास पता है अल्फा पार्टिकल का, पोटेंशियल पता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आपको पता है? चार्ज क्वेश्चन में तो गिवन है। मैं पहले आपको बताता हूँ। देखो अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 24। हीलियम 24 को बोलते हैं अल्फा।
8 करवाऊंगा ना, एटम एंड न्यूक्लियाई, अल्फा बीटा गामा सारे बताऊंगा आपको एक एक पार्टिकल क्या होते हैं। फिलहाल एक पार्टिकल बता दिया, वो याद रखोगे, अल्फा पार्टिकल हीलियम 244। तो नीचे जो ये क्या है, एटॉमिक नंबर ही होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, तो इसमें 2e, 2 प्रोटॉन है, चार्ज कितना होगा 2e। आया नहीं समझ? अल्फा पे चार्ज जो है वो 2e है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। इसमें 2 प्रोटॉन है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है 2e का। समझिए, ये सारी वैल्यूज लैम्डा में पुट करेंगे, देयरफॉर लैम्डा कितना है 6.62 10⁻34। तो ये मास आ गया 6.7 10⁻27। अब चार्ज मैंने कितना बताया 2e, e की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻90। v क्या है, वोल्टेज, कितनी वोल्टेज में से पास कर रहा है 10⁻7। इसको सॉल्व करेंगे हम। हाँ जी, करें सॉल्व। 6.62 into 10⁻34। देखो ये 2 और ये 2, ये तो बाहर चला गया सीधा ही, 2 to the 4, 4 का रूट 2। ये जो 6.7 है, क्या मैं इसको 6.4 समझ लूँ? समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको 6.4 समझ लो, देखो ऐसे लिखेंगे 6.4 को, और 1.6 को 16/10। बाकी 10 की पावर से एडजस्ट कर लो आप, देखो 7 - 27 -20 और -19 माइनस का 39। ये है, देखो हाँ जी ठीक है, ओके। अब देखो -39 इसका रूट नहीं ना पॉसिबल, हम क्या करते हैं सिर्फ ये रख लेते हैं 6.62 10⁻34। ये तो 64 का रूट 8, 16 का 4। अब देखो ये जो 10 है ना, देखो मैंने रूट में ना ये 10 रखा है मैंने, और ये 10 इसको दे दिया, -40 हो गए, डिवाइड में पावर माइनस, ठीक है। ये सारा मल्टीप्लाई करो, इसको मैंने 6.6 मान लिया, लिख दिया 66/10 into 10⁻34। इनको मल्टीप्लाई करो, 64, 1 का रूट तो 1 आएगा, 10 का रूट क्या होगा 10 का, 9 का क्या होता है 3, 3 3 सा 9, ये 3.1 होगा बस। 10⁻40 का -20 -40 है, रूट करके -20 आएगा। तो ये 1/3.1 को 3 मान सकते हैं, 1 ऊपर जाके देखो ये 64 66 कैंसिल, 3 ऊपर गया, into 10⁻34 नीचे 10 बचा। इनको एडजस्ट कर लो बस, 3 into 10⁻1 कितना आएगा, आप एडजस्ट कर लो। ये 1 ऊपर जाके -35 माइनस का 15, ये इतनी वेवलेंथ आ गई हमारे पास, 3 into 10⁻⁻15 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन and d Broglie wavelength of an electron have the same value, lambda दोनों, so that energy of photon is 2 lambda mc by h
टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है फोटोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटोन की सिंपल हमें एक वेवलेंथ दी है, वो लैम्डा। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो भी कितनी है? ठीक है, सेम वैल्यू है। अगर ये लैम्डा है तो फिर ये भी लैम्डा है, समझ गए? और क्या बात हुई है क्वेश्चन में? एनर्जी ऑफ फोटोन की बात हुई है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन सीधा ही निकाल लेंगे हम। एनर्जी ऑफ फोटोन मान लो E है, E इज इक्वल टू h न्यू, यही होती है फोटोन की एनर्जी। न्यू को कैसे लिख सकते हो आप? C बाय लैम्डा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि लैम्डा उसकी वेवलेंथ है ना फोटोन की, तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमें काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। काइनेटिक एनर्जी से निकल जाएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा क्या होती है? h/mv। mv क्या है? मोमेंटम है ना, और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया 2me, वो काइनेटिक एनर्जी है। E बट मैंने पहले लिख लिया, तो काइनेटिक एनर्जी को आप या तो ke लिख लो या फिर आप T लिख लो। काइनेटिक एनर्जी को कोई सिंबल लिख लो, मैंने ke लिख लिया, समझ गए? ये लैम्डा। हाँ जी, डन। अब इसके बाद हमें ये पता करनी है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन पता करना है। हाँ जी, इसके बाद देखो हमारे पास एक यहाँ पे रूट है, जो मैंने मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन लिख दिया, P = m काइनेटिक एनर्जी। तो ना रूट कहीं पे भी नहीं है जो हमें प्रूव करना है, तो पहले मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, ये आ गया हमारे पास। अब क्या प्रूव करना है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, तो मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन 1 ही यूज कर लिया, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। बट हमारे पास वैल्यू लैम्डा स्क्वायर की है, तो लैम्डा से ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये लैम्डा hc, लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, लैम्डा hc बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से दी, ये मैंने पुट कर दी। 2m ऊपर जाएगा, h स्क्वायर नीचे, एक h के साथ एक h कट गया, एक h रहेगा, 2 लैम्डा mc बाय h। ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की एनर्जी। देखो यही तो प्रूव करना था, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 2 लैम्डा mc बाय h टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रूव होता है। न्यूमेरिकल नंबर 15 करते हैं, व्हिच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, का रेड वन और वायलेट वन, एक्सप्लेन। एनर्जी ऑफ फोटोन हम कैसे लिखते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू h न्यू, न्यू को आगे c बाय लैम्डा ऐसे लिखते हैं। h कैप लेंथ कांस्टेंट 6.625 10⁻34 जूल सेकंड कांस्टेंट। फिक्स वैल्यू c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। फिक्स वैल्यू कांस्टेंट। तो जो E है वो किस पे? लैम्डा पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। आप खुद बताओ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है कि वायलेट कलर की ज्यादा होती है वेवलेंथ? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या हुई? कम। वायलेट की एनर्जी ज्यादा। सो हो गया एक्सप्लेन, किसकी एनर्जी ज्यादा है? वायलेट वाले की एनर्जी ज्यादा है, रेड वाले की कम है। न्यूमेरिकल नंबर 16 करते हैं। सम वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन आर गिवन बिलो। वर्क फंक्शन सोडियम का, पोटेशियम का, मोलिब्डेनम और निकल, 4 मेटल का वर्क फंक्शन दिया है। व्हिच ऑफ दीस मेटल्स विल नॉट एमिट फोटोइलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेवलेंथ? 3300 एंगस्ट्रॉम। हमें एनर्जी निकालनी है। जो फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं ना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हमें वो पता करनी है सबसे पहले। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस
E इज इक्वल टू एच न्यू, ऐसे करते हैं ना, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू को कैसे लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा। वेव लेंथ आपको गिवन है तो वैल्यू पुट करो 6.625 10⁻34। C की वैल्यू आपने लिख दी लैम्डा 3300 एंगस्ट्रॉम, 1100 आवर्स। तो इसको मैंने लिख लिया 6.6 10⁸8 माइनस 34 माइनस का 26, 11 मैंने ऐसे ही रखा, ये 2 0 इसके साथ एडजस्ट कर दी, माइनस 8, ये कितना आ गया 0.6 इंटू 10⁸8 पर जाके प्लस होगा माइनस का 18, 0.6 इंटू 10⁻18 जूल में, ये एनर्जी जूल में आ गई। पर जितने भी वर्क फंक्शन हमें गिवन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मींस ये एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। सो एनर्जी इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻18, इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, इससे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया 6/16 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 आ गया, तो ये आ गया 60/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 के टेबल में कट रहा है, ये आ गया 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आ गई। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। जो लाइट पड़ रही है ना मेटल्स के ऊपर, वो इतनी एनर्जी की है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए सिर्फ बाहर निकालने के लिए, पर हमारे पास तो ज़्यादा है 3.75 ज़्यादा है ना हमारे पास, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा मूव भी करेगा। तो सोडियम तो शो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे एमिट करेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन, यही है ना। विच ऑफ दिस मेटल विल नॉट एमिट, एमिट कौन सी नहीं करेगी ये कुछ है, सोडियम तो एमिट करेगा। मोलिब्डेनम में पोटेशियम है 2.50, ये भी कम है और इसका वर्क फंक्शन छोटा है ना, अभी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स वो बाहर भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा। बट मोलिब्डेनम और निकल का वर्क फंक्शन ही ज़्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हमारे पास तो 3.75 है, इसके लिए तो ज़्यादा चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, वर्क फंक्शन फॉर मोलिब्डेनम एंड निकल इज greater than the energy of incident radiations. Therefore, molybdenum and nickel will not show photoelectric effect. Will not show photoelectric effect. ये photoelectric effect शो नहीं करेगी। न्यूमेरिकल नंबर 17 करेंगे। The graphs between stopping potential V, इन्होंने stopping potential को V से लिखा है, फ्रीक्वेंसी को F से। ग्राफ है ये दो मेटल्स का, मेटल P, मेटल Q, ठीक है। Which metal out of P and Q has the greater value of work function? देखो पहले A पार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। वर्क फंक्शन H नॉट से लिखते हैं, ठीक है, लिखा है पाई नॉट से लिखते हैं। पाई इज इक्वल टू H न्यू नॉट, पाई नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जस्ट बाहर निकालने के लिए, और ये न्यू नॉट बट क्या है,
थ्रेशोल्ड एच तो कांस्टेंट है, मींस जो वर्क फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रेशोल्ड के। और ये क्या है देखो, एंड फ्रीक्वेंसी इसकी जो सबसे लोअर वैल्यू होती है वो क्या है, ये वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड है पी की, ये थ्रेशोल्ड है क्यू की। सिंपल ग्राफ में आपको क्या कह रहा था, आपने स्टडी वैल्यूज पता हो, आपने पहले पढ़ा है ना कि, तो बताओ पी का थ्रेशोल्ड ज्यादा है कि क्यू का, क्यू की थ्रेशोल्ड ज्यादा है। तो सिंस जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्यू की वो ज्यादा है थ्रेशोल्ड पी से, पी की कम है, तो जिसकी ज्यादा है उसी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसकी थ्रेशोल्ड ज्यादा है, देयरफॉर जो वर्क फंक्शन है क्यू का वो ज्यादा है वर्क फंक्शन पी से। हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, करते हैं सेकंड पार्ट, व्हाट स्लोप ऑफ द लाइन इफेक्ट। देखो स्लोप किसी भी ग्राफ का कैसे पता करते हैं, स्लोप tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर पे है, ये बेस पे है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है। तो जो स्लोप है वो तो रेशियो है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से, तो आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइंस इज द रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी which is constant for all metals, which is constant for all metals। ये हर मेटल का अपनी वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तभी तो स्ट्रेट लाइन आई, समझ गए। स्ट्रेट लाइन कब आती है, कांस्टेंट क्वांटिटी के लिए आती है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये कांस्टेंट है। V by frequency is constant for all metals। न्यूमेरिकल नंबर 18 करते हैं। A photon and an electron have got the same de Broglie wavelength। de Broglie wavelength तो दोनों की सेम है। Which has greater total energy। देखो de Broglie wavelength कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी फोटोन के लिए, एम बी इलेक्ट्रॉन के लिए। पर अगर मैं मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम कर दूं, फोटोन के लिए भी यही है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही है। अब क्वेश्चन में क्या है पूछा, क्या है, लैम्डा तो दिया है, दोनों का सेम है, और क्या पूछा है, विच हैज ग्रेटर टोटल एनर्जी। फोटोन में कौन सी एनर्जी होती है, बस इतना बता। फोटोन के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। फोटोन का रेस्ट मास तो जीरो होता है, मतलब रेस्ट पे तो फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की भी कौन सी एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है, वो तो बनती तब है जब पार्टिकल मोशन में होता है। यहाँ पे ये डी ब्रोगली में हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, √2m ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, सो h बाय √2m ई ये है ना। क्या पूछा है, एनर्जी के बारे में पूछा है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2m ई। एनर्जी हम ले गए ऊपर, ये h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो तो सेम है, इलेक्ट्रॉन की भी सेम दी है, फोटोन की भी सेम। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो मींस जो एनर्जी है ना काइनेटिक एनर्जी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है मास के। जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। देखो मास फोटोन का, मास इलेक्ट्रॉन का किसका ज़्यादा है, फोटोन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम है, 10⁻31 का ऑर्डर होता है। इलेक्ट्रॉन का 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो एनर्जी क्या होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना,
देयरफॉर एनर्जी, देखो फोटोन का मास ज़्यादा है तो फोटोन की एनर्जी कम हुई, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हुई, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। न्यूमेरिकल नंबर 19 से थे, टू लाइन्स A and B shown in graph plot the de Broglie wavelength lambda as a function of 1 by under root v. V accelerating potential है for two particle having same charge. Which of the two represents the particle of heavier mass? Heavy mass किसका है दोनों में से? देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, आप ना कोशिश करो, सोचो कि लैम्डा और 1 बाय अंडर रूट वी किस फॉर्मूले में आता है, ठीक है, ये कोशिश करनी है। तो इसमें वैसे भी डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज हो रही है, लिखा भी हुआ है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है अभी बताया आप। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी मोमेंटम, ऐसे करते हैं ना, मोमेंटम का एनर्जी के साथ रिलेशन 2mc होता है, ये मैंने यूज किया, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन किया। और आगे एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला है, वोल्टेज का वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई किया वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल, होता है ना, सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे फिर 2m ई एनर्जी वर्क जो है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, वो चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये आ गया। अब आप सोच लें दोबारा, h कैप, पहले तो देखो इसमें लैम्डा भी है और रूट के अंदर v भी है, इसमें है ना, h प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो है ही कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, m मास, वैसे तो मास कांस्टेंट रहता है पर हमें मास का ही पता करना है, इन्होंने मास का ही पूछा है ना इसमें। देखो विच लाइन रिप्रेजेंट पार्टिकल ऑफ हैवियर मास, चार्ज क्यों, चार्ज क्या लिखा है, 2 पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज और d एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सो इसमें से अगर हम देखें कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट n है ना, देखो ग्राफ में लैम्डा भी है और v भी है ना, तो m के क्या है इनवर्सली, मैंने मान ली v की वैल्यू भी कोई एक मान ली हमने, जैसे v की वैल्यू ये है, इस ये वैल्यू के लिए मान लो आप ऐसे